समझ में तो आ गई ना बात? बड़े देर से देख रहे पीछे पड़ गए। चलो तो सोचो अगर ये 2D में लाइंस होती तो तुम कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या लगाते थे? क्या लगाते थे कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट को तीसरी लाइन में संतुष्ट कराते थे। सेम काम यहाँ करते। दो लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट पता करो P और P को उठा के तीसरी लाइन में पुट करा दो, सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यही तो होती है और क्या है। आगे बस समझ में कर दो खेल इसका भी। तीन लाइंस दी हुई कह रहा है कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइंस है, एक ही पॉइंट से जाती है। तो H और K के बारे में जानकारी मिलता है। इस वीक 3D और वेक्टर निपटा के, ठीक है ना, 3D और वेक्टर मतलब समझो 3D वेक्टर दोनों निपटा के इस वीक में तुम्हारे डाउट्स वगैरह वेक्टर के जो डाउट्स बचे तुम्हारे और 3D के कंप्लीट करके हम लोग अलजेब्रा उठाएंगे बेटा, ठीक है। अलजेब्रा में सीक्वेंस समझ लो। सबसे पहला तो सीक्वेंस रहेगा सीक्वेंस इन सीरीज, जो प्रोग्रेशन चैप्टर है, 5 उसमें है चैप्टर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM और मिसलेनियस सीरीज और अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये पांचों के पांचों चैप्टर्स कराएंगे। फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक उठाने वाले हैं, द्विघात समीकरण, जिसमें द्विघात में मैं पूरी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तुम्हें, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा उसमें, ठीक है। इवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कराया जाएगा उसमें। उसके बाद हम लोग उठाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम उठाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसमें बाइनोमियल में लास्ट तक बिल्कुल जो प्रोसेस होता है, जो बाइनोमियल सीरीज जो आती है, बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज, वो भी डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी वो बाद में, सबसे लास्ट में प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, 2 चैप्टर्स। उसके ये चैप्टर्स कराने के बाद में अलजेब्रा के ये टॉपिक्स कराने हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री में घुसेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस पे चले जाएंगे और कैलकुलस पूरा कराते हुए उधर से तब फिर हम आएंगे प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये लास्ट के 2 टॉपिक्स। देन आफ्टर दैट सिलेबस खत्म, बस इतना ही तो है। कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा। तुम ये मान के चलना कि तुम लोगों को ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, जिस तरीके से सिलेबस की स्पीड चल रही है, कि मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। तुम दिमाग से निकाल देना कि मेरे को ज़्यादा खींच पड़ेगी इसमें, क्योंकि 3D वेक्टर में भी तुम क्वेश्चंस को अगर हटा दो तो थ्योरी कराने में टाइम नहीं लगा है मेरे को। थ्योरी तो 3 दिन में खत्म हुई है, केवल क्वेश्चंस कराने में हम लोगों का टाइम जाता है।
मेन मुद्दा हमारा क्वेश्चन ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही हुआ था। तुम लास्ट में सोचो हाइपरबोला 2 दिन में कवर हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन चले हैं। तो क्वेश्चंस पे ही हमारा मेन फोकस है, क्वेश्चंस निकलने चाहिए। और क्वेश्चन तभी निकलेंगे जब तुम डायरेक्टली थ्योरी लिमिटेड याद करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। और ट्रिग्नोमेट्री जो भी मैं पढ़ाऊंगा एसओटी तक, एक भी फॉर्मूला तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले तुम्हें नजर आएंगे हवा में। इवन 3D के कोई भी फॉर्मूला तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, सब देखना चाहिए। r - a डॉट n वेक्टर बराबर 0 की इक्वेशन आ गई, लैम्डा की इक्वेशन, सब चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें। और ग्राफ से समझने की कोशिश करते रहो सर, लाइन बनाओ, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो लेकिन ग्राफ जरूर बनाओ, चाहे कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो ग्राफ जरूर बनाओ। ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है हम लोगों की कोऑर्डिनेट या 3D में, है कि नहीं। ग्राफ बहुत हेल्प करता है भाई। तुम ये समझो कैलकुलस में मैं तुम्हें बताऊंगा लिमिट्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर ग्राफ का आइडिया नहीं क्वेश्चन ही नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। इवन फिजिक्स में भी तुम मैग्नेटिज्म और ये सब चीज़ें पुली वगैरह वाली चीज़ें पढ़ते हो, टेंशन कैसे लगना है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें ग्राफ नहीं, ग्राफ जो नहीं बना पाएगा नहीं समझ पाएगा। इंटरनल फोर्स होता है, वायर को कट करते हो टेंशन निकल कर आते हैं, टी टेंजेंट नीचे टी टेंजेंट ऊपर। बंदर की पूंछ पे बंदर लटका हुआ, उसकी पूंछ पे बंदर लटका हुआ है, कितने फोर्स से पुल कर रहा है, बताओ बंदर नीचे ही आ जाए पूरा, है ना। तो ये सब चीज़ें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तुम जब बीटेक में जाओगे ना तो मैकेनिकल अगर तुम में से किसी ने ली तो मैकेनिकल में ट्रसेस वगैरह का सिस्टम चलता है, जिसमें हिंज होती है, अगर हिंज लगी होगी बीच में से, तुम उसको फोल्ड आउट करोगे तो 2 फोर्स निकल के आएंगे उसमें से, रोल्ड आउट करने। हिंज अब जैसे कि मान लो ये है, ये सिस्टम लगा हुआ है ना तुम्हारा दरवाजा, इसको हिंज बोलते हैं। ये इसका मूवमेंट, ये हिंज डिसाइड करेगी कि इसका मूवमेंट कैसा है। मूवमेंट इसका ऐसे ही तो हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना मूव करा सकते इसको, है ना। तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सब फोर्सेज इसी में लगे हैं, और वहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह बनते हैं। तो तुम्हारी समझ लो तुम अभी जो पढ़ के जा रहे हो ना ये सब चीज़ें, ये फर्स्ट ईयर बीटेक में तुम्हें सब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। उसको तुम जब पहली बीटेक की पहली जो साल होती है ना, उसको इंजीनियरिंग, सारे सब्जेक्ट्स को इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स बोला जाता है। मैं तुम्हें बताऊँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। पता है क्यों बोला जाता है इंजीनियरिंग? यानी कि इंजीनियर बनने के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए, जैसे तुम इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हो तो इंजीनियर बनने के लिए जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहिए उनको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं। और फर्स्ट ईयर में हर बच्चा, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे सिविल, चाहे सीएस, किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, लेकिन उसको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सबके लिए कॉमन होता है, पहला जो साल है ना वो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से, चाहे इलेक्ट्रिकल से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, चाहे कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रिकल से, किसी भी ब्रांच से हो, आप पहली साल में सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तभी तुमने देखा होगा काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पहली साल मान लो उसने मैकेनिकल में एडमिशन ले लिया कॉलेज में, या मान लो सीएस में एडमिशन ले लिया, दूसरी साल में उसको ऑप्शन दिया जाता है कि अभी भी आप ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन दूसरी साल के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्यों ऐसा ऑप्शन क्यों दे देते हैं वो लोग? क्योंकि पहली साल में सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पहली साल में सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और पहली साल में सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में ना दूसरी साल से जो सिस्टम चलता है तब तुम्हारे ब्रांच के सब्जेक्ट आते हैं। जैसे मैकेनिकल अगर तुम लेते हो तो उसमें आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टोम आएगा, डोम आएगा। टोम को बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, डोम को बोलते हैं डिजाइन ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आते हैं खुल खुल के, डोम, टोम, सोम, ये सब्जेक्ट्स होते हैं बीटेक में। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर तुम्हें थर्ड ईयर में जैसे कि जैसे मैकेनिकल से बता रहा हूँ कि थर्मल के 5 सब्जेक्ट होते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स,
और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट से डिवीजन होते हैं और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से वो लोग तैयारी कराते हैं। लेकिन सबसे मेन बात क्या है ना कि एक प्री डिफाइंड पैटर्न बन चुका है। जैसे कि थर्मल जो है, थर्मल की ब्रांचेज है, तुम हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि कोई भी चीज़ अगर ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है ना, उसको अगर तुम ऐसे करके पीछे आते चले जाओगे ना, जैसे काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं और ऐसे करके पीछे आते चले जाओ तो तुम पाओगे कि सोर्स एक ही है। ये हमेशा होता है हर सब्जेक्ट में। जैसे मान लो तुम, जैसे टाटा का जो ब्रांड है, रतन टाटा है, रतन टाटा के इतने फील्ड में काम चल रहे हैं, लेकिन ऐसे करके सबको मर्ज करते चले जाओ तो टाटा पे ही जाओगे तुम, जाके मिलोगे और वहाँ से सब फैल के आया है। यही सिस्टम हर जगह हो रहा है। ये मैं यहाँ पर भी है। तुम सोचो, मैंने तुम्हें फंक्शन जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, पूरा मैथमेटिक्स उसके अंदर है, फंक्शन के अंदर है। अगर देखा जाए सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और सेट्स, ये टॉपिक्स अगर हटा दो तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स 11th 12th में जो बच्चा पढ़ता है उसको एक नाम दिया जा सकता है, फंक्शन। बस 2 डायमेंशनल कर्व जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से रिलेटेड बात होगी, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इस पे बेस्ड है। तो इसी तरीके से तुम बीटेक में भी जब जाओ ना तो कैटेगराइजेशन में मत नहीं फंसना है। तो मैं बताऊं, कैटेगराइजेशन में नहीं फंसना है। तो तुम देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है ना कि हम लोगों को तसल्ली से चीज़ों को लेना चाहिए। हवड़ तवड़ में कोई भी काम किया गया सब बेकार होता है। और एक बात को समझने की कोशिश करो कि यानी चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, जो सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना दे वो इंटेलिजेंट आदमी नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान बना दे, वहाँ है तुम्हारी समझदारी। तो कुछ लोग क्या होते हैं, सिंपल चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं फालतू में। लेना एक ना देना दो, कोई सिंपल सी मशीन है उसे इतना कॉम्प्लेक्स बना देंगे। किसी बच्चे को डरा दो, बेटा इसे हाथ मत लगाना, इसमें खराब हो जाती है। तो ऐसी आदत होती है कुछ लोगों की जो सिंपल चीज़ को क्या करते हैं, बड़ा भयानक बना देते हैं। और कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे, कितनी भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, मुझे देखेंगे इसमें सिंपल क्या क्या है। सिंपल बना दो चीज़ों को। तो आसान चीज़ें पता है कब होती हैं? आसान तब होती हैं जब तुम उनकी जड़ों को खोदते हो। जब तक तुम ऊपर घूमते रहोगे तुम्हें चीज़ें आसान नजर नहीं आएंगी, तुम्हें लगेगा घबराहट होगी। और जैसे तुम उनकी जड़ में जाके समझ जाते हो कि यार इसका खेल क्या है, फिर वहाँ से क्या होता है ना, तुम्हें घबराहट होना बंद हो जाती है। तुम्हें समझ में आ गया ना कि इस पेड़ की जड़ें कहाँ तक है। तो मेन काम होता है कि कहाँ से शुरुआत हो रही है चीज़ों की। तुम एक बात समझो कि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहता था। मैंने ज़्यादातर केसेस में ये पाया है कि अगर मैं 10th में था तो मैं 7th 8th की किताबें पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं सिंपल सी, मैं जैसे अपनी पढ़ाई की बता रहा हूँ जो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे मैं 9th में आ गया, 10th में आ गया, मुझे अणु के बारे में ढंग से नहीं पता था। अणु, परमाणु, एटम, बेटम, ये सब चीज़ें। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं आ तो गया 9th में, तो मैंने पीछे की जो 6th 7th की किताबें थी उन्हें पढ़ना शुरू किया। और ये मेरे साथ बहुत हुआ। जैसे मैंने नीचे जाके ग्रेडिंग सिस्टम में पढ़ा ना चीज़ें, 6th 7th की चीज़ें पढ़ी, तो वहाँ मुझे चीज़ें समझ में आई। और 6th 7th के दौरान मैं नहीं समझ पाया उन चीज़ों को। तो जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो ना, तुम्हें लगता है, जैसे तुम में से मेरे लोग बैठे होगे, जैसे लगता होगा कि हमें तो 9th 10th पूरा आता है। मैं तुम्हें गारंटेड चैलेंज दे रहा हूँ, तुम्हें 9th 10th नहीं आता है। थ्योरम्स वगैरह जो बेसिक थ्योरम्स हैं तुम्हें यूज़ वगैरह करना आता होगा, लेकिन एक्चुअल में 9th 10th सीखना, उसको तसल्ली से समझना, उसके लिए बेटा पेशेंस चाहिए। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ बेसिक्स पे काम करो। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये पढ़ाना भी शुरू किया ना, तो मैंने सबसे पहले चीज़ें देखी जहाँ से, मतलब यहाँ से निकल के आ रही है ये चीज़। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इसको, साइन वगैरह को। रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रेशियो अलग चीज़ होती है, वो अलग चीज़ होती है। तो पीछे अगर तुम जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से आ रही है, और बहुत सिंपल डेफिनेशन में लिखा होता है।
6 7 की जो किताबें हैं, मैंने जब लेके आता था मैं, तो जब मैं उनमें पढ़ता ना अणु वगैरह के बारे में, वहाँ उन्होंने सिंपल तरीके से दे रखा है। फिर 9th की चीज़ें समझ में आने लगी कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, तब मज़ा आता फिर पढ़ने में। और ऊपर ऊपर से तुम पढ़ाई करोगे तो उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। फिर बंद कर दो। क्या है? देखो एक सेकंड, एक बात समझो इधर कि ये दिया हुआ है, दो लाइंस अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दो लाइन के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशंस किस तरीके से सेट करेंगे? देखो इन लाइंस में तो सारी चीजें नोन है हमारे लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं जो अननोन है। तो अगर यहाँ से तुम इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा कंसीडरेशन ले लें, तो लैम्डा कंसीडरेशन लेने के बाद x की वैल्यू आ गई लैम्डा, y की वैल्यू 2 लैम्डा और z की वैल्यू 3 लैम्डा, है कि नहीं? और इससे मूव करते हुए हम इस लाइन को मूव करेंगे और x की जगह हम क्या लिखेंगे? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और किसी एक इक्वेशन को करने का लैम्डा निकाल लेंगे। तो जब ध्यान से सोचो, ये माइनस में लेकर देखना, -1 प्लस और ये हो गया 6, ठीक है, और ये आ गया इधर 7, लैम्डा 1 आ गया। लैम्डा के 1 आने से हुआ क्या? ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता चला, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरी इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा ही करेगा। तो इन दोनों को जब मेंटेन करोगे तो के वाले भैया मिल जाएंगे। तो देखो ये तो 1 हो गया, 1/2 मेंटेन किया, 3/2 -1 तो कितना हो गया? 1/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू तो 1/2 आ गई। उसके बाद देखना, दिमाग दौड़ाओ, ये जो वैल्यू आई थी तुम्हारे पास में, यहाँ पर कितना था? y माइनस कितना था? y -2, y -1, और y कितना था? और डिवाइड में कितना था? 2 ही था, तो ये 1/2 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कितना हो गया? 2, और h बराबर भी कितना आ गया? h बराबर 2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में। तो k 1/2 आ गया और h कितना आ गया? बस खत्म। लिखिए, बहुत सारी लाइनें थी इसमें, मैंने मेटा मेटा भी कर दिया जल्दी, है ना? समझ में आ गया आपको? जीवा की तो जाए दोबारा नहीं बताऊंगा, अरे सब बता जाना जो के की वैल्यू जाके बराबर नहीं रख सकते लास्ट में कर दो। लेकिन अब एक बात बताओ, एक इक्वेशन दो अननोन फंस गए, नहीं के की वैल्यू हमें पता चल गई थी, हाँ, फिर लास्ट वाई के बराबर नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा आंसर, नहीं ठीक है, सेम है, कैसे नहीं कर सकते। अगर k और h इक्वेट कर दिए, अब कैसे निकालोगे? दिक्कत है। लिखो अगला क्वेश्चन। समझ में आ गई सभी को ये बात? दो लाइन से अपना पॉइंट निकाल के उसको तीसरी लाइन में संतुष्ट करा दिया, ये बात है। लिखो अगला क्वेश्चन मेरे भाई। द कोप्लेनर पॉइंट्स A B C D A B C D are 2 minus x, 2, 2। देखते चलना तो कोई बोर्ड पे। सेकंड पॉइंट है 2, 2 माइनस y, 2। थर्ड पॉइंट है 2, 2 माइनस z एंड 1, 1, 1।
ये 4 पॉइंट्स हैं और क्या कहा गया आपसे, ये चारों पॉइंट्स हैं एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में पाए जाने वाले 4 बिंदु को प्लेनर है। तो आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें वो दे रखा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1। सेकेंड ऑप्शन के बारे में जानकारी दे रखी है कि x प्लस y प्लस z बराबर 1। थर्ड ऑप्शन दे रहा है बेटा 1/1 माइनस x प्लस 1/1 माइनस y प्लस 1/1 माइनस z इक्वल्स टू 1। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है नन। अब ये मत कह देना नन, ये आएगा इनमें से कोई एक ऑप्शन। क्या करना है, करना ये है बेटा, आपको ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर दे रखे हैं, है ना, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर। लगाओ दिमाग किस तरीके से प्रूफ करेंगे और कौन सा स्टेटमेंट लिखकर जाएंगे 4 पॉइंट्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन। तसल्ली से करना, जल्दबाजी नहीं, और ध्यान से समझ लेना ये पॉइंट है, वेक्टर नहीं।
देखो भाई, इसको एक सेकंड एक बात समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को रखो कि चार पॉइंट दे रखे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट एक अपनी तरफ से मान लो, रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए मानना सबसे अच्छा रहेगा, हम इसे मान लें, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब होगा क्या, इसको रेफरेंस पॉइंट मानने से फायदा क्या है, एक वेक्टर बनाओ आप, ये एक वेक्टर बनाओ, ये और एक बनाओ ये, और टर्मिनेटिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो तीन वेक्टर्स तैयार हो गए। तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है कि कोई भी दो वेक्टर का तो क्रॉस कर दो, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा उसके तीसरे के साथ डॉट ले लेंगे, खेल खत्म। तो दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा कि अगर मैं इस पॉइंट को इधर देखना चाहते हैं, इस पॉइंट को सब में से अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, और अब ये आ गए वेक्टर्स, है कि नहीं। अब ये वेक्टर्स बन चुके हैं। अब ये वेक्टर आ गए, तीन वेक्टर्स हैं, आई जे के करस्पॉन्डिंग मेंटेन होंगे। उसके बाद में फोटो देखो ध्यान से, आई जे के करस्पॉन्डिंग इन दोनों को पकड़ के वेक्टर्स हैं, ये पॉइंट नहीं, वेक्टर बन चुके हैं। इनको रीअरेंज करते हैं कोफिशिएंट्स के बेसिस पर। तो दिमाग दौड़ाओ, चेक करना बस। अब आई जे के करस्पॉन्डिंग इसको ओपन अप कर लेते हैं। तो जब ओपन अप करोगे आप, तो ये बनेगा आई कैप, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1 माइनस वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड और माइनस 1, चेक करना बस, और माइनस जे क्या, इसको एडिंग करेंगे, इसको एडिंग करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका ये, तो ये आता है ये 1 माइनस जेड और तो माइनस जेड बचा, प्लस के में इसको एडिंग करो, इसको एडिंग करो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 से बच खत्म प्लस वाई, चेक करो ये सही आया। उसके बाद ये 1 इससे खत्म, और आई जे के करस्पॉन्डिंग उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है उसका इस वाले वेक्टर्स के साथ में डॉट कर दिया जाए, तो वो तो वही रहेगा प्लस का y प्लस जेड, तो y प्लस जेड का एज इट इज रहा। देखो ये प्लस का y प्लस जेड और वो 1 1 लिखा है, तो 1 का उससे उसका z का, अब इसका इससे कर दो, तो पहले तो 1 इससे पूरे से होगा, तो ये सारा सिस्टम वही आ जाएगा माइनस वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड, और फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई सब लफड़ों से दोबारा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई जेड, चेक करना बस, और प्लस ये खत्म, और बराबर कितना आने वाला है 100% जीरो, मैच करेगा जीरो। इस पूरे सिस्टम को तीन वाले को उधर ले जाओ, तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स वाई में डिवाइड कर दो, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई, ये स्टेटमेंट ए ऑप्शन सही है, लिख लो भाई। क्या फील आ रहा है? चलो फील से भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, रॉबिन को पता है सारी आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ लिख लो इसको, फिर लिख लेंगे।
तो आई ना लिखो अगला क्वेश्चन लिखो द एंगल बिटवीन द प्लेन प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 एंड a plane perpendicular to and a plane perpendicular to both the first one plane is both planes x plus y plus 2z equals to 7 and x minus y equals to 3 is the first one option is pi over 4, second one option is pi over 3, pi over 6, pi by 2. These are the four options that has been given. ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एंगल बताना है इस प्लेन और उस प्लेन के बीच में जो इन दोनों के लंबवत हो। इन दोनों प्लेन के लंबवत प्लेन जो है उसका इस प्लेन के साथ में एंगल बताना है। ठीक है, प्लेन खोले हुए हैं, एक परपेंडिकुलर बीच में प्लेन है और वो प्लेन जो है इन दोनों के लंबवत है। इस प्लेन का इसके साथ में एंगल बताना है। एक दूसरे के लंबवत है सबके। हाँ, ऐसे करके किताब खुली हुई है, एक प्लेन बीच में है ऐसे। तो दोनों के लंबवत हो गया ना ये प्लेन, और इस प्लेन का ऊपर वाले सबसे प्लेन के बीच में एंगल बनाना है। फैमिली ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है। फैमिली ऑफ प्लेन पढ़ा था, वही कंसेप्ट लगेगा। सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। हाँ,
क्या करते रहते हो? क्या है? नहीं सवाल तो है कि भी कर रहे हो मेरे हो गया। ये हो गया। अच्छा तुम अपना करते रहते हो। एक बार क्या हुआ था आईआईटी कानपुर में एक स्टूडेंट था, तो वहाँ पे इंग्लिश में सेमिनार हो रहा था। इंग्लिश में सेमिनार हो रहा था, जो स्पीकर था वो इंग्लिश में बोल रहा सेमिनार सारा कुछ, तो उसको इंग्लिश समझ में आई रही थी। तो सब बंदे आराम से बैठ के सुन रहे थे। एक बंदा क्या है ना, नोट डाउन किए जा रहा चीजें और सारे सेमिनार को नोट डाउन कर रहा। वो कह रहे कि नोट डाउन करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि सेमिनार तो सुनने के लिए है, आराम से बैठ के सुनो तसल्ली से। और वो काफ़ी लोग बोर भी हो रहे थे उस सेमिनार में, तो वो कह रहे यार ये क्या प्रवचन दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो उस बंदे की सीट पे जाके देखा गया, उसकी जब नोटबुक उससे छीनी ना कि क्या लिख रहे हो तुम इतनी देर से, तो देखा कि वो पूरे से सेमिनार को संस्कृत में ट्रांसलेट कर रहा था बैठ के। इंग्लिश के सेमिनार को संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिख रहा था। और फिर उससे पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता है कि मेरे को सेमिनार बोरिंग लग रहा था, तो मैंने अपने आप को इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रांसलेशन शुरू कर दिया यहीं पे। तो मतलब बिजी हो गया ना वो। अब उस पर दो काम है, सेमिनार सुनना भी है और इंग्लिश पे संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। पूरी संस्कृत लिख रहा था उस पर। भाई साहब उसे मेडल दिया गया, बुला के यार ये लौंडा उठा जा रहे हैं। यही इनके साथ है कि सर ये तो हो गया, बस तो मैं दूसरा कर रहा हूँ इस समय। सही है भाई, लेकिन मेडल कैसे मिलेगा तुम्हें? देखो एक सेकंड मिनट बात समझो कि फैमिली ऑफ प्लेन इस पी की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, पहला प्लेन दूसरा प्लेन लैम्डा करके। फैमिली ऑफ प्लेन में होता है ना p1 प्लस लैम्डा p2 बराबर 0। और ये मान के चलेंगे कि हम ये तीसरा प्लेन आया है जो फैमिली ऑफ प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, इस लाइन से पास करेगा जहाँ दोनों पास कर रहे हैं। तो काम शुरू करो, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर x 1 प्लस लैम्डा प्लस y 1 माइनस लैम्डा प्लस z, या 2z, इसका तो z है लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर। और ये आ गया -7 और -3 लैम्डा बराबर 0। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई सभी को? p1 प्लस लैम्डा p2 बराबर 0, x कोफिशिएंट अलग y कोफिशिएंट। अब ये जो प्लेन आया है ये इन दोनों प्लेन के लंबवत है, तो मतलब उसको डायरेक्शन देने, इसको डायरेक्शन देने वाले i j k के x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे इन प्लेनों के साथ में क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए डॉट प्रोडक्ट 0। तो तुम एक बात सोचो, जब ये रह जाएगा 1 प्लस लैम्डा और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -1 प्लस लैम्डा और z का है ही बराबर 0, तो 2 लैम्डा बराबर नॉट, तो लैम्डा बराबर नॉट आ गया। नॉट का मतलब 0। लैम्डा 0 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं आता। लैम्डा के 0 आने की वजह से एक्चुअल में हमें प्लेन पता चल चुका है, जो p प्लेन है हमारा। तो लैम्डा 0 आने पर ये खत्म और ये भी खत्म। इक्वेशन क्या आ गई हमारी? x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 7 बराबर 0। और ये जो प्लेन आया है ये इन दोनों ही प्लेन के लंबवत पाया जाएगा 100%। अब ये इन दोनों प्लेन के लंबवत प्लेन जो आया है उसका तीसरे प्लेन के साथ में एंगल निकालना है। तो फिर दोबारा से डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट, तो cos थीटा बराबर x का उससे करेंगे ये 2 हो गया और -2 और +2। चेक करना बॉस, y -1 आएगा यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद i j k के कोफिशिएंट्स का स्क्वायरिंग वगैरह चेक कर लो, तो ये आएगा 4 9 आ गया,
3/3 हो गया, नहीं 9 हो गया कितना 9 की जगह 6 आएगा, 4 प्लस 6 और ये भी 6, तो √6 से 6 ये कटेगा इससे 1/2, तो cos थीटा कितना आ गया 60 डिग्री क्या हुआ? दो प्लेन, एक प्लेन में दो वेक्टर उनका क्रॉस करने पर प्लेन की लंबाई वेक्टर पाया जाए। एक सेकंड रुक जाओ, कौन कौन से वेक्टर की बात कर रहे हो तुम? ये और ये इससे सुनो, इससे तुमने एक वेक्टर निकाला, इसको डायरेक्शन देने वाला, इसको डायरेक्शन देने वाला वेक्टर निकाला और दोनों को क्रॉस किया, तो एक आया जो प्लेन के इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और उसका इसके साथ में तुमने एंगल निकाला, तो कितना आ रहा है? π/2 आ रहा है। एक सेकंड, एक बात सुनो, जैसे कि एक बात लिखते हैं, बस सोच लेते हैं इसके बारे में। वैसे तो ये तरीका है वैसे क्वेश्चन करने का। जैसा मान लो ये प्लेन है, अब तुमने इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस करने पर इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आया ये, लेकिन इनके बीच में क्या एंगल है वो हमें पता नहीं है अभी। नहीं, इनके बीच में एंगल कितना है 90 है, इनके बीच में भी एंगल देखो, ये दोनों के परपेंडिकुलर आपस में है कि नहीं? ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन हो गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इससे भी 90 बना रहा है, इससे भी, और आपस में भी 90 बना रहा है। तो इससे तुमने डायरेक्शन वेक्टर निकाला ये, इससे निकाला ये, और इन दोनों को क्रॉस किया, क्रॉस करने पर ये आया जो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है। इस परपेंडिकुलर वेक्टर उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करना चाहिए था, उस वेक्टर की, उस प्लेन की डायरेक्शन, तीसरे वाले की, और उसका उससे एंगल माना तो यार वही चाहिए। एक बार कैलकुलेशन चेक करना, तो इसमें तो ये मेरी देखो कैलकुलेशन नहीं है, इसमें तो गड़बड़ नहीं हुई है। मेरी कैलकुलेशन चेक करो एक बार। अरे यार एक सेकंड रुको, नहीं सही है। कित लंबू पंगा बज रहा है सर, इसको मैथ वाले पे बता रहे थे, तो इनको रिएक्टेंट निकाल लें। अच्छा रुक जाओ, इसमें देखो, इसमें मेरे उसमें कि क्या गड़बड़ है। क्या कह रहे हो? ये बताओ, ये P1 प्लस लैम्डा P2 ये सीख निकाला मैंने हैं? आंसर π/2 वही आ रहा है। आपने ज्यादा सारे 3 लंबा
तीन आपस में लंबवत से मतलब नहीं है, दो लंबवत। वो जो लंबवत प्लेन आएगा तीसरा, वो उसका इसके साथ एंगल निकालना है, तीसरे ऊपर वाले के साथ। है तो इसमें गलती हुई है ना कुछ? कैसे किया तुमने? किससे? पहले वाला से किया? 5/8 ही आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 17। अभी वैसे ही समझ लो, फिर मैं इसे बता दूं। अभी क्या करना है तुम्हें, इसके एक काम समझो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो वेक्टर आएगा उसका इसके साथ में वेक्टर एंगल निकालना है, ठीक है? अभी लिख लो, बाकी इसको वैल्यू ऑफ प्लेन से मैं एक बार देख लूंगा। वैसे हो इसी से, इससे भी जाएगा, गलती इसमें भी नहीं है कोई। दोबारा करने की हिम्मत नहीं है, दोबारा बाद में देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स the line passing through the points 5, 5,1, 5,1, A, 5,1, A, and 3, B, 1 crosses the YZ plane, crosses the YZ plane at a point
0, 17 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक लाइन वो इन दोनों पॉइंट से जा रही है और आपसे कह रहा है वाई जेड प्लेन को इस पॉइंट पर क्रॉस करती है। तो मतलब डायग्राम जब बनाओगे इस तरीके से रहेगा, एक्स, अरे रुक तो जाओ, तो मैं देख लेना ए और बी की वैल्यू पता करनी है, ए बी अननोन है ना। तो वाई जेड प्लेन से मतलब इस तरीके से सिचुएशन है और ये पॉइंट तो मैं दिया हुआ है, वाई जेड प्लेन है ना ये, इस प्लेन से ये लाइन इस तरीके से निकल के गई 3D में और ये लाइन खुद पास कर रही है दो पॉइंट से, एक ए पॉइंट और ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी। और 3D को इस पॉइंट पर, इस प्लेन को इस पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। तो इस प्लेन पर अगर ये वाई जेड प्लेन है तो 100% एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, बाकी के दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। लाइन की इक्वेशन निकालकर इस पॉइंट को सेट संतुष्ट करा दो। ठीक है, करो इसे। अरे देखो ये दोनों पॉइंट दे रखे, कोई भी एक पॉइंट घटा दो, x माइनस वाई, y माइनस 1, z माइनस a। हाँ तो वो तो डायरेक्शन देने के काम में आएगा। तो 5 माइनस 3 2 और 1 माइनस b नीचे आ गया और a माइनस 1 नीचे आ जाएगा। डायरेक्शन देने वाले वेक्टर नीचे आ गए बेटा, दो पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट और डायरेक्शन देने वाले वेक्टर नीचे आ गए, पॉइंट घटा दिया और ये थर्ड पॉइंट से पास करा ठीक है, पॉइंट सेटिस्फाई करा। और ध्यान से समझ लेना, देखो पिछले क्वेश्चन में भी ये इस बात को समझो कि लाइन केवल इन दोनों पॉइंट की हेल्प से निकालनी है, तीसरा पॉइंट केवल सेटिस्फाई कराने के काम में आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, कभी
ठीक है, लिखने लगते हैं। अच्छा तुम लोग भी सोचना उसमें